हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर साइंस में। और बच्चों, जैसा कि आप लोग लगातार जुड़े हुए हैं चैनल से और आप देख रहे हैं कि हमने 20 मार्च 2023 को जो आरबीएसई बोर्ड का जो फिजिक्स का पेपर होने जा रहा है उसके लिए हम लगातार ही प्रतिदिन एक वीडियो बना रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। शुरुआत में हमने उसमें एक 1 मार्क क्वेश्चन इन्वॉल्व किए थे, उसके बाद 2 मार्क के, उसके बाद आज हम 3 नंबर तक के क्वेश्चनों को देखेंगे। और बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके बाद 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख को हम फिजिक्स की मैराथन लाइव क्लास चालू करेंगे। उसमें ये प्रयास किया जाएगा कि जितने फर्स्ट चैप्टर से लेकर 14 चैप्टर तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन्हें कराने का प्रयास किया जाएगा बच्चों। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और इसके बाद जितने भी बोर्ड के प्रश्न होंगे, पेपर होंगे, 10th बोर्ड के, 12th बोर्ड के, उन सभी के सॉल्यूशन, बोर्ड के पेपर भी आपको इसी चैनल पर उसी दिन पेपर के बाद मिल जाएंगे। तो आप बने रहें इस चैनल पर। बच्चों, आज हम सबसे पहले प्रश्न देखेंगे कि वायु के लिए परावैद्युत विद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर। तो बच्चों, ये जो एप्सिलॉन आर होता है, जैसे हम परावैद्युतांक बोलते थे, वही होता है जी। और वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है 1। और मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो में कि अगर धातु के बारे में पूछे तो उसका एप्सिलॉन आर होता है अनंत। ठीक है बच्चों, ये बोर्ड में आ चुकी है। प्रत्यावर्ती धारा परपथ में एक चक्र में शक्ति का औसत मान कितना होता है। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ पावर ओवर ए साइकिल इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। तो बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा परपथ में एक चक्र में कितनी शक्ति खर्च होती है, तो उसका सूत्र होता है P बराबर 1/2 V0 I0 cos फाई। ठीक है बच्चों, ये एक सूत्र याद रखना है। अगर उस परपथ में प्रतिरोध जुड़ा होता R, तो बच्चों फिर कितना शक्ति क्षय होता, तो R के केस में फाई का मान होता है 0 डिग्री और cos 0 का मान होता है 1। तो R के केस में शक्ति क्षय 1/2 V0 I0 होता। और अगर उसी परपथ में L या C जुड़ा होता, तो L या C जुड़े होने पर धारा और वोल्टेज के मध्य 90 डिग्री का कलांतर उत्पन्न होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता कि cos 90 का मान 0 हो जाता और शक्ति जो क्षय होती थी उसका मान हो जाता 0। तो अब अपन ये कोशिश करेंगे कि उसके साइड में जितने भी क्वेश्चन कवर हो सकते हैं उनको भी हम कवर करेंगे। इसके बाद है विकिरण दाब से आप क्या समझते हैं जी बच्चों। 8 चैप्टर जो है 8th यूनिट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की है उसका है जी। व्हाट डू यू मीन्स बाई रेडिएशन प्रेशर। तो बच्चों, जब किसी सतह पर विद्युत चुम्बकीय विकिरण आपतित होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब उसके ऊपर आपतित होती हैं, तो वो पृष्ठ या तो इन किरणों को अवशोषित करता है या उन्हें परावर्तित करता है, जिसके कारण संवेग में परिवर्तन हो जाता है और उस सतह पर दाब लगने लगता है, जिसे ही विकिरण दाब कहते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, फ्रेनेल दूरी तथा द्वारक की साइज में संबंध बताने वाला सूत्र लिखिए। राइट द फॉर्मूला विच शो द रिलेशन बिटवीन फ्रेनेल डिस्टेंस एंड साइज ऑफ एपर्चर। तो बच्चों, फ्रेनेल दूरी का सूत्र होता है ZF बराबर A² λ। अगला प्रश्न है, तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए। डिफाइन वेव फ्रंट। तो बच्चों, तरंगाग्र क्या होता है कि तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, उसे तरंगाग्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, निरोधी विभव को परिभाषित कीजिए। डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बच्चों, इसकी परिभाषा यह है कि संग्राहक प्लेट को दिया गया वह निश्चित न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर परपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है, उसे ही निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। अब बच्चों देखो, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला पार्ट है, जो 11 पार्ट है, उसमें से एक न्यूमेरिकल है जो बहुत ही सरल है। किसी धातु के कार्यफलन दे रखा है, कार्यफलन ऊर्जा 6.63 गुणा 10⁻⁻19 जूल है
उसके लिए दहली आवृत्ति का मान ज्ञात कीजिए। वर्क फंक्शन एनर्जी ऑफ ए मेटल इज 6.63 इंटू 10⁻⁻19 जूल। फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर इट। तो कार्यफलन दे रखा है फाई बराबर 6.63 गुणा 10⁻⁻19 जूल और उसके लिए दहली आवृत्ति का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों एक फार्मूला होता है फाई नॉट बराबर एच न्यू नॉट, और इससे पता चलता है कि जो दहली आवृत्ति का मान होता है वो कार्यफलन के समानुपाती होता है। तो अगर ये भी प्रश्न आ जाए कि दहली आवृत्ति किस पर निर्भर करती है, तो हम लिख देंगे कार्यफलन पर। अलग अलग धातुओं का कार्यफलन अलग अलग होने के कारण दहली आवृत्ति भी अलग अलग होती है। तो अगर हम दहली आवृत्ति निकालेंगे तो फाई नॉट अपॉन एच, फाई नॉट की वैल्यू है 6.63 गुणा 10⁻⁻19, और बच्चों एच का मान होता है 6.62 या 6.3, कुछ भी लिख सकते हैं, 6.4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका मान है 10⁻⁻34। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 34 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 34 हो जाएंगे, और प्लस के 34 में से अगर माइनस के 19 गए तो 10⁻15 और मात्रक होता है आवृत्ति का हर्ट्ज। तो बच्चों ये सब प्रश्न बोर्ड में आ चुके हैं, बोर्ड के ही प्रश्न हैं, तो इसी टाइप के प्रश्न आते हैं, तो कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं आता है और कैलकुलेशन बहुत ही आसान होती है। अगला प्रश्न है किस द्रव्यमान संख्या के लिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। बच्चों देखो यहाँ 2-3 तरह के प्रश्न अपन को कवर करने हैं। फॉर विच मास नंबर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इन इज मैक्सिमम। तो बच्चों देखो अगर ये प्रश्न पूछे कि किस तत्व की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा सर्वाधिक होती है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे आयरन, लोहा। इसका परमाणु क्रमांक 26 है और द्रव्यमान संख्या है 56। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है कि किस तत्व की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा सर्वाधिक है, उसने पूछा है किस द्रव्यमान संख्या के लिए। तो द्रव्यमान संख्या आयरन की कितनी है, 56, तो हमारा आंसर होगा 56, ठीक है। अगर तत्व पूछता तो हम लिखते आयरन। अच्छा एक प्रश्न अगर ये पूछे कि प्रकृति में सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन है, तो उसका भी आंसर है आयरन या लोहा, क्योंकि जिसकी प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी वो सर्वाधिक स्थायी होगा। वोल्टता नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त डायोड का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ ए डायोड यूज्ड ए वोल्टेज रेगुलेटर। कम से कम 2 या 3 बार आने वाला बोर्ड में प्रश्न यही है बच्चों, तो याद रखिए इसका आंसर है जेनर डायोड। जेनर डायोड वोल्टेज नियंत्रित करने वाला डायोड जेनर डायोड होता है। किसी भ्रममापी में 1.40 वोल्ट विद्युत वाहक बल का एक सेल 35 सेंटीमीटर लंबाई पर संतुलित होता है। यदि इस सेल को 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल के किसी अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नई संतुलित लंबाई ज्ञात कीजिए। इन ए पोटेंशियोमीटर ए सेल ऑफ EMF 1.40 volt is balanced at a length of 35 centimeter. If the cell is replaced by another cell of EMF 2 volt, find the new balanced length. तो बच्चों एक सेल का विद्युत वाहक बल E1 बराबर 1.40 वोल्ट है, उसकी संतुलित लंबाई है L1 बराबर 35 सेंटीमीटर है। अगर हम उस सेल को हटाकर उसकी जगह 2 वोल्ट का सेल लगा दें तो उसकी संतुलित लंबाई क्या होगी। तो बच्चों ये 3 चैप्टर जो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट वाला उसका न्यूमेरिकल है, और भ्रममापी के जो उपयोग है 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना, उसमें से ये आया है। जब उसका हमने डेरिवेशन किया था तो एक फार्मूला आया था E1/E2 बराबर L1/L2, ठीक है। तो अगर E1 है 1.40, ठीक है, और E2 2 वोल्ट, L1 35 और L2 हमें ज्ञात करनी है। तो L2 बराबर हो जाएगा 35 × 2 गुणा 1.40, ठीक है। 35 दूनी 70, और अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगी और 140। 70 से 140 2 बार और 2 से 100 50 बार। तो इसकी नई संतुलित लंबाई होगी बच्चों 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। किसी छोटे छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 0.40 जूल टेस्ला इनवर्स है। चुंबक के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित
किसी बिंदु पर इसके चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए यदि वह बिंदु स्थित है चुंबक के अक्ष पर और चुंबक के अविलंब समद्वितीय विभाजक पर, मतलब निरक्ष पर। A short bar magnet has a magnetic moment of 0.40 Joule Tesla inverse 1. Calculate the magnitude of the magnetic field at a point 20 centimeter apart from the center of the magnet if this point is on first axis of the magnet normal bisector of the magnet। तो बच्चों चुंबक की अक्ष पर पहले तो हमें देखना पड़ेगा क्या दे रखा है और उसको MKS पद्धति में। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखनी है, जितने भी न्यूमेरिकल अगर आते हैं तो सबसे पहले एक ही काम करना है, जो दे रखा है उसे लिखेंगे। जैसे कि चुंबकीय आघूर्ण दे रखी है या मैग्नेटिक मूवमेंट है, उसका मान लिखेंगे 0.40 जूल टेस्ला इनवर्स 1, ये MKS में बिल्कुल है। और इसकी दूरी दे रखी है R बराबर 20 सेंटीमीटर। देखो ये CGS में, अगर एक मात्रक MKS में होगा और एक CGS में होगा तो न्यूमेरिकल का आंसर कभी नहीं आएगा। दोनों को पहले हमें MKS में बदलना पड़ेगा। तो 20 सेंटीमीटर में होते हैं 20 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की घात माइनस 1 मीटर। अब बच्चों ये 5th चैप्टर का न्यूमेरिकल है। तो अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बार मैग्नेट के, वो होता है BH बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r3। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर 7 और 2 की जगह 2, m की जगह लिखेंगे 0.40 r क्यू मतलब 2 गुणा 10 की घात माइनस 1 का क्यू। ठीक, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.40 को लिख सकते हैं 40 गुणा 10 की घात माइनस 2, और 10 की घात माइनस 2 ये -7 होते हैं बच्चों, -7। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 और -7 -9, और 40 गुणा 2 80, और नीचे अगर होल क्यू करेंगे तो 8 गुणा 10 की घात माइनस 3। तो ये कट गया बच्चों 10 बार, और इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो 10 गुणा प्लस के 3 जोड़ेंगे -9 में तो बचेंगे माइनस के 6। तो हम लिख सकते हैं कि B बराबर 10 गुणा 10 की घात माइनस 6 या 1 गुणा 10 की घात माइनस 5, ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं टेस्ला में। और निरक्ष का सूत्र जो होता है, जो इसके निरक्ष का सूत्र है, जगह नहीं बचेगी, वो होता है, इसका आधा होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r3। तो हमें दोबारा मेहनत नहीं करनी बच्चों, सीधे ही हम क्या करेंगे, एक सूत्र लिख देंगे कि B निरक्ष बराबर BH/2। अक्ष का मान रख के 2 का भाग लगा देंगे तो निरक्ष का आंसर आ जाएगा 0.5 गुणा 10 की घात माइनस 5 टेस्ला। ऐसा ही बच्चों प्रश्न पहले चैप्टर में भी बन सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब किसी धातु के टुकड़े को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है। व्हाट हैपन्स व्हेन ए पीस ऑफ मेटल इज प्लेस्ड इन ए वर्टिकल वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों अगर किसी धातु के टुकड़े को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके अंदर भंवर धाराएं, एडी करंट, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। और बच्चों इस परिभाषा को भी, भंवर धारा की जो परिभाषा है, एडी करंट की परिभाषा है, उसे भी याद रखना है। उन 2 घटकों के नाम लिखिए जिन पर प्रेरकत्व निर्भर करता है। राइट द नेम्स ऑफ 2 फैक्टर्स ऑन विच इंडक्टेंस डिपेंड्स। तो बच्चों जो प्रेरकत्व होता है, जैसे कि स्व प्रेरकत्व मान लीजिए या अन्योन्य प्रेरकत्व मान लीजिए, उसका सूत्र होता है L बराबर म्यू नॉट N स्क्वायर AL या म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर L इंटू A। तो वो निर्भर करता है एक तो जो कुंडली है उसकी फेरों की संख्या पर, कुंडली की लंबाई पर और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। हमने 3 इसमें बता दिए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पियर मैक्सवेल नियम को गणितीय रूप में लिखिए।
8 चैप्टर जो है उसका प्रश्न है। राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर मैक्सवेल लॉ। वो जो होता है बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों, और इसी नियम से पता चलता है कि अगर कोई विद्युत फ्लक्स समय के साथ बदलता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है अवरक्त किरणों की तरंगदैर्घ्य परास लिखकर उन दो गैसीय अणु के नाम लिखिए जो इनका अवशोषण करते हैं। राइट वेवलेंथ रेंज ऑफ इंफ्रारेड रेज। राइट द नेम्स ऑफ टू गैसेस मॉलिक्यूल्स विच एब्जॉर्ब इट। तो पहली बात है कि अवरक्त तरंगों की जो इंफ्रारेड तरंगें उनकी जो वेवलेंथ है तरंगदैर्घ्य, ये सभी की याद रखनी बच्चों आपको, 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर के आसपास होती है। और ऐसे कौन से वायुमंडल में जो गैस के दो अणु होते हैं जो इन अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो एक होता है CO2 और एक होता है जल वाष्प। ये दोनों आंसर आपको याद रखने हैं। ये बोर्ड में बच्चों प्रश्न आ चुका है और आप में से कई बच्चों ने इसको भी देखा भी नहीं होगा। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षणों को एवं शीतलक के कार्यों को समझाइए। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कंट्रोल रूट्स एंड कूलेंट इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। तो बच्चों नियंत्रक क्षणें क्या होती हैं? जब नाभिकीय रिएक्टर में अभिक्रिया तेज चलने लगती है तो यह कैडमियम की बनी होती है। सबसे पहली बात है कि ये नियंत्रक क्षणें किसकी बनी होती है? कैडमियम की, क्योंकि कैडमियम न्यूट्रॉन का सबसे अच्छा अवशोषक है। और जब किसी नाभिकीय रिएक्टर के अंदर अभिक्रियाएं तेज गति से चलती हैं तो इन जो नियंत्रक क्षण हैं उसे रिएक्टर के अंदर प्रवेश करा देते हैं, जिससे क्या करते हैं ये उन न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर लेते हैं। और जब न्यूट्रॉन की संख्या कम हो जाती है तो अभिक्रिया की गति जो होती है वो धीमी पड़ जाती है। लेकिन जैसे ही हमें इस अभिक्रिया को वापस से प्रारंभ करना है तो फिर हम इन नियंत्रक क्षणों को बाहर निकाल लेते हैं और अभिक्रिया दोबारा से प्रारंभ हो जाती है। शीतलक क्या होता है? कूलेंट क्या होता है? जब नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है तो उसके अंदर अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसे बाहर निकालने के लिए हम जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं उन्हें शीतलक कहते हैं। जैसे कि पानी, जैसे पानी प्रवेश कराएंगे तो पानी हीट के साथ क्रिया करके वाष्प बनाएगा और जो वाष्प है उसे हम टरबाइन पर डालेंगे तो जनरेटर घूमेगा, कॉइल घूमेगी और लाइट बनने लग जाएगी। अगला प्रश्न है बच्चों, ब्रूस्टर का नियम लिखिए। राइट ब्रूस्टर लॉ। तो ये बोलता है ब्रूस्टर का नियम कि जो ध्रुवण कोण है या ब्रूस्टर कोण है IP, उसकी टेंजेंट मतलब स्पर्शजा का मान उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 चैप्टर का ये प्रश्न है। अब अगला प्रश्न है कि सिद्ध करो कि प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम की सतह पर ध्रुवण कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित व अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों? देखो कितना बहुत ही सरल डेरिवेशन है। ये बोल रहा है कि ये कोई सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर ये कोई अध्रुवित प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। ये अध्रुवित प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ठीक है, आपतित किरण है। तो ये टकराकर इधर चली गई, ये हो गई परावर्तित, ठीक है, और यहाँ पर हमने नॉर्मल या अवलंब खींच दिया और ये किरण हो गई अपवर्तित। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो किरणें आपस में लंबवत होती हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो बच्चों देखो ये जहाँ जो कोण है ये वाला, ये तो गया आपतन कोण, इसे ब्रूस्टर कोण बोलेंगे। और जितना आपतन कोण होता है उतना ही ये परावर्तन कोण हो गया। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये भी IP होगा और ये अपवर्तन कोण हो जाएगा R। अगर हम सिद्ध कर दें कि IP प्लस R बराबर 90 डिग्री है, क्योंकि ये टोटल जो वाला कोण है ये वाला, ये जो टोटल कोण है ये वाला 180 डिग्री है। अगर मैं IP प्लस R बराबर 90 डिग्री सिद्ध कर दूं तो ये इन दोनों की जो कोण बचेगा ये भी 90 डिग्री होगा। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों किरणें परस्पर लंबवत हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्नेल या ब्रूस्टर किसी का नियम लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा ब्रूस्टर का नियम, ये होता है N बराबर 10 IP। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देंगे।
इसके बाद हमने स्नेल का नियम लिखा। स्नेल का नियम ये होता है एन बराबर, यही बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है कि स्नेल का नियम लिखिए तो आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। तो ये दोनों अपवर्तनांक के बराबर है तो समीकरण 1 को 2 के बराबर कर देंगे। तो फिर ये हो जाएगा tan आई पी बराबर साइन आई पी, क्योंकि यहाँ जो आपतन कोण है वो आई पी है, साइन आर। अब हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहां पर लिख रहा है साइन आई पी अपॉन साइन आर, ये कैंसिल हो गया। तो अब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन आर बराबर कॉस आई पी, और एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। तो हम लिखेंगे साइन आर और यहाँ फार्मूला लगाएंगे साइन 90 माइनस थीटा। तो जो ये वैल्यू इसके बराबर है, मतलब ये कोण इसके बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं कि आर बराबर 90 माइनस आई पी तो होगा, जब ये दोनों कोण बराबर होंगे तभी तो दोनों वैल्यू बराबर होंगी। तो फिर अगर हम आई पी को धर ले जाए तो आर प्लस आई पी बराबर 90 डिग्री। तो बच्चों इससे हमें क्या सिद्ध हो रहा है, इससे पूरा सिद्ध हो रहा है कि अगर ये दोनों कोण आई पी और ये आर 90 डिग्री हैं तो ये बीच का कोण भी 90 होगा, क्योंकि टोटल कोण कितना होता है 180 डिग्री। तो बच्चों बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है ध्रुवण क्या है, प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण को समझाइए। व्हाट इज पोलराइजेशन, एक्सप्लेन द पोलराइजेशन बाय स्क्रेटिंग। तो बच्चों जब एक अध्रुवित ध्रुवण वह प्रक्रिया है जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपनों को एक निश्चित दिशा में सीमित कर दिया जाता है। अगर ये वाली परिभाषा याद ना हो तो ये भी लिख सकते हैं कि ध्रुवण, या ऐसे लिखेंगे कि अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की प्रक्रिया को ध्रुवण कहते हैं। अब जो प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण क्या होता है कि जब किसी प्रकाश की किरण को, अध्रुवित प्रकाश की किरण को जो कि एक्स दिशा में संचरित हो रही है और किसी ऐसे कण, छोटे कण पर आपतित करते हैं जिसका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में ज्यादा है, तो यह प्रकाश की किरणों को अवशोषित करके चार दिशा में फैला देता है। ठीक है, इसे ही ध्रुवण कहते, वो प्रकीर्णन कहते हैं। लेकिन अगर हम प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश के लंबवत देखें, देखो ये प्रकाश एक्स दिशा में जा रहा है, तो अगर हम इसे वाई दिशा से इस प्रकार प्रकाश को देखेंगे ना तो वो हमें ध्रुवित दिखाई देने लगेगा। या हम जेड दिशा में, मतलब जो लाइट जा रही है एक्स दिशा में उसके लंबवत देखना है, तो एक्स के लंबवत क्या होता है बाई और जेड। तो अगर हम बाई या जेड दिशा में देखेंगे ना तो हमें प्रकाश ध्रुवित नजर आने लगता है। ये इसकी होती है व्याख्या। अगला प्रश्न है 19 नंबर, एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक की अर्धायु काल टी वर्ष है, कितने समय बाद इसकी रेडियो एक्टिवता प्रारंभिक मान की 25% रह जाएगी। ए रेडियो एक्टिव आइसोटॉप हैज ए half life of t years, after how much time will its activity be 25% of initial value। मतलब एक चीज होती है एन नॉट, मतलब वो चीज नाभिक प्रारंभ में कितने थे, और एन मतलब अब कितने रह गए। तो वो कह रहा है प्रारंभिक मान के 25% रह जाती है। तो मतलब स्टार्टिंग में अगर ये 100 होंगे तो इसका मतलब ये अब 25 रह गए। अर्धायु काल टी है तो स्मॉल टी पूछा है। तो बच्चों एक सूत्र याद रखना, एन बराबर एन नॉट अपॉन 2 की घात स्मॉल टी कैपिटल टी। एन का मान कितना है 25, इसका मान है 100, 2 की घात स्मॉल टी बटा कैपिटल टी। अगर हम इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 बार, और 4 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 बराबर 1/2 स्मॉल टी बटा कैपिटल टी। अब बताओ बच्चों 2 की घात कितनी रखें कि 4 आ जाए, इसका मतलब ये तो है 1/4 बराबर इक्वल किसके 1/2 की घात समथिंग। अगर 2 की घात अगर हम 1 रखेंगे तो 2 आएगा, लेकिन अगर हम 2 की घात 2 रखेंगे तो कितना आएगा 4। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, तो स्मॉल टी अपॉन टी बराबर 2, तो स्मॉल टी बराबर 2t। तो 25% मात्रा लेने में उसे अर्धायु काल का दोगुना टाइम लगेगा। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और मेरा पूरा विश्वास है बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन यही होंगे, इनमें से काफ़ी हद तक होंगे।
थैंक यू स्टूडेंट्स।